हेलो दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और आप पीवाईक्यू ढूंढ रहे हैं या जेएसएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उसका सिलेबस लगभग सेम रहता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं तो हम लोग लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज, और जिसमें हम लोग 2 से 3 लेक्चर दे चुके हैं। लगातार इस सीरीज में हम लोग आज एक नया फिर से लेक्चर देने जा रहे हैं जिसमें आपको पढ़ाएंगे 25 नंबर से। 2 लेक्चर आपके पास जा चुका है, लेक्चर 1, लेक्चर 2। ये लेक्चर थर्ड होगा जो आपके लिए जाएगा 25 नंबर से लेके। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 35 नंबर तक कंप्लीट कर लें, 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें आज के लेक्चर में। चूंकि अगर आप लोग पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये आइडिया होगा, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रोड मैप दीजिए, स्ट्रेटजी बताइए। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ से समझ आएगी। अगर आप फर्स्ट 15 क्वेश्चन को देखे होंगे तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के आसपास में, वो इनकम टैक्स है। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग से होगा। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन सेटर है ना, वो सिलेबस को पकड़ के क्वेश्चन सेट कर रहा है। ये मान के चल रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन इसका दे दो, 10 से 15 क्वेश्चन इसका दे दो, तो वो क्वेश्चन सेटर एकदम सिलेबस को पकड़ के सेट कर रहा है। इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि कोई टॉपिक को हम पढ़ेंगे, कोई टॉपिक को स्किप करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक को पढ़ना होगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। और मैं आपको बता दूं कि CWH ऑनलाइन एकेडमी ये जो PYQ का सीरीज चला रहा है, उसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन लाइव बैच भी चल रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि CWH ऑनलाइन एकेडमी केवल आपको जो है आपके सिलेबस को पढ़ाता नहीं, आपकी सफलता तक, अंतिम समय तक साथ देता है। तो CWH ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को बहुत मजबूत कीजिए, बेहतर बनाइए। तो कैसे जुड़ेंगे CWH ऑनलाइन एकेडमी के साथ? तो प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, तो मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, डिटेल भर लीजिएगा अपना। डिटेल भरने के बाद आपको कैटेगरी चुनने बोलेगा, तो जेएसएससी जेपीएससी का कैटेगरी चुनिएगा। उसके बाद पेड वीडियो कोर्स में जाइएगा तो आपको कोर्स दिख जाएगा। पेड वीडियो कोर्स में जाएगा, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल कॉमर्स वाला कोर्स आप खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स के भी कोर्सेज चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स का भी पीवाईक्यू हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो आज हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज में थर्ड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। और जैसा आप लोगों को वीडियो देखने के बाद लगता है, अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, आप अपना ओपिनियन, अपना कमेंट जरूर नीचे दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी अगर कुछ लगा कि हाँ सामने वाले जो व्यूअर हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग पढ़ाने का स्टाइल चेंज करेंगे, टेक्निक चेंज करेंगे। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड सीरीज की तरफ। और हमारे यहाँ लाइव क्लासेस स्टार्ट है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे पास जुड़े। हमारे सिर्फ लाइव क्लास नहीं चलता, हमारे यहाँ लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, PDF नोट्स भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, और एक टेस्ट को आप 5 बार लिख सकते हैं। और कंटेंट तो हमारा दमदार रहता है। कंटेंट के मामले में झारखंड में कोई नहीं सकेगा, क्योंकि जो हम लोगों के पास कंटेंट है वो किसी के पास नहीं। हम लोग इतना मेहनत कंटेंट के ऊपर करते हैं, इसलिए थोड़ा फी भी हो सकता है बाकी लोगों से मेरा थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी और कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में 24 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 25 ये भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था, 24 महीना। 26 से हम लोगों को बनाना है। बोलता है कि मिस्टर मेनन हैविंग अ टी स्टेट इन मुनार। केरला में मिस्टर मेनन के पास चाय का बागान है, और वो चाय के बागान से चाय की पत्तियां उगाता है और बेचता है। उसमें वो 5 लाख रुपए कमाता है। चाय के बागान में चाय पत्ती 5 लाख बेच के वो 5 लाख रुपए कमाता है, चाय पत्ती की पत्ती बेच के। पूछ रहा है कि टैक्सेबल इनकम क्या है, कितना % टैक्स लगता है। तो आप लोग जानते हो कि टी के लिए 2 कंडीशन है। चाय के लिए आप जानते होंगे 60% जो चाय के बागान का इनकम है वो एग्जेम्प्ट होता है, अगर इनकम टैक्स पढ़े होंगे तो पता होगा। और 40% जो चाय के बागान का इनकम है वो टैक्सेबल होता है। अब बताइए 5 लाख रुपए अगर कमाया तो पूछ रहा है कितना टैक्स लगेगा। तो कितना कमाए? 5 लाख, उसका 40% टैक्सेबल होता है। तो 40/100, 5 लाख का 40% कितना आता है? 2 लाख टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? 2 लाख इसका टैक्सेबल होगा। कहीं कोई दिक्कत है? 2 लाख रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2 लाख कहाँ है? फर्स्ट वाला ही 2 लाख है। कोई दिक्कत किसी को? याद रखना है कि टी से यानी चाय बागान से जो इनकम आएगा उसमें 60% एग्जेम्प्टेड इनकम होता है और 40% टैक्सेबल इनकम होता है। तो हम लोग 40% निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है। राजीव, जिसका एज 28 साल है, एक कैश गिफ्ट रिसीव करता है 2 लाख रुपए का। राजीव 2 लाख रुपए का कैश में गिफ्ट मिला। ध्यान रखिएगा कब मिला है? हाँ, ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, उसके शादी के समय। शादी के समय मिस्टर राजीव नाम है, राजीव को 2 लाख रुपए का कैश गिफ्ट मिला शादी के समय। शादी के समय मिल ही जाता है 2 लाख रुपए का।
इट इंक्लूड्स अ गिफ्ट फ्रॉम नन रिलेटिव वर्थ ₹80,000। इसी 2 लाख रुपए में 80,000 का ऐसा गिफ्ट शामिल है जो इसका रिश्तेदार नहीं था, फिर भी शादी में जाके दे दिया। यानी जो आपके रिलेटिव नहीं थे वो भी दिया गिफ्ट और रिलेटिव भी दिया, टोटल मिला के रिलेटिव और नॉन रिलेटिव का टोटल मिला के गिफ्ट इसका 2 लाख रुपए का है, क्योंकि 80,000 इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है। हिज इनकम बाई वे ऑफ लॉटरी, लॉटरी से भी कमाया 3 लाख रुपए, लॉटरी से कमाया 3 लाख रुपया। और आपको पूछ रहा है कि नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, मैरिज पे, शादी विवाह पे जो भी गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट फ्रॉम मैरिज, गिफ्ट फ्रॉम मैरिज एग्जेम्प्टेड है, पूरा फ्री है, जो मिलेगा सब फ्री। शादी के समय जो भी मिलेगा सब फ्री, चाहे कोई दे, चाहे रिलेटिव दे या नॉन रिलेटिव दे, रिलेटिव दे या नॉन रिलेटिव दे, शादी के समय जो भी मिलेगा फुली एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन शादी के बाद अगर कोई देता है तो टैक्सेबल होगा। शादी के बाद कोई गिफ्ट नहीं, शादी के समय था तो पूरा एग्जेम्प्टेड है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। और ये 80,000 उसी में जुड़ा हुआ है तो ये भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन लॉटरी से कमाए रे भैया, तो लॉटरी इनकम तो टैक्सेबल है ना। लॉटरी इनकम कितना आएगा बताइए, लॉटरी में टैक्स कितना बनेगा। तो कमाए 3 लाख, आपको मालूम होना चाहिए कि लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, केबीसी, ये सब के ऊपर डायरेक्ट लगता है 30% टैक्स, डायरेक्ट 30% लगता है। सबके ऊपर कोई स्लैब काम नहीं करता है। तो 30% इसका आता है 90,000। 3 लाख का 30% कितना आता है, 90,000 रुपये हमारा टैक्स बनता है। लेकिन आपको मालूम है कि लॉटरी के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, लॉटरी का हम लोग एजुकेशन सेस भी लगाते हैं, मालूम है ना। एजुकेशन सेस ये जितना है, कितना परसेंट, 4%। तो किसका 4%, जो टैक्स लाइबिलिटी होता है। टैक्स लाइबिलिटी हमारा 90,000 है, तो 90,000 का 4% हमारा एजुकेशन सेस लगेगा, तो 3600 रुपये एजुकेशन सेस लगेगा। तो तुम्हारा हम लोग का बन गया भैया 93,600, ये हमारा टैक्स बना। ठीक है, इस तरह से टैक्स कटता है। लॉटरी इनकम हमारा 3 लाख, उसका 30% टैक्स लगेगा, उसका एजुकेशन सेस निकाल दिया, 4% लग गया, वो निकल गया टोटल 3600। और टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 93,600 इसका सही जवाब होगा। 93,600 इसका सही जवाब होगा। हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा के लिए, ताकि आप बाद में जब वीडियो को देख रहे होंगे तो ये रोक के वीडियो को और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनकम टैक्स में, और देखने से समझ में आ रहा होगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, नहीं कर पाइएगा। कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, कंसेप्ट अगर ठीक नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कंसेप्ट ठीक नहीं है, जिनका भी कंसेप्ट ठीक नहीं है वो समझिए कि नहीं बैठ पाएंगे एग्जाम में। एग्जाम हल्के में नहीं लेना, एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई है, तो आपको भी अपना लेवल हाई बनाना होगा, और उसके लिए आपको CWH ऑनलाइन एकेडमी के साथ पढ़ना होगा। अब यहाँ बोला इफ मनी और प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड इट इज एग्जेम्प्टेड। भाई कौन सा ऐसा मनी है या प्रॉपर्टी जो रिसीव होकर एग्जेम्प्टेड होगा, तो किसी रिश्तेदार से, जी हाँ, कोई भी रिश्तेदार से पैसा या कोई प्रॉपर्टी अगर आपको मिलता है शादी विवाह के समय में तो वो एग्जेम्प्ट होगा। वसीयत भी मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति विवाह के अवसर पर कोई दे देता है तो भी एग्जेम्प्टेड होगा। तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो इनकम आएगा वो एग्जेम्प्टेड होता है तीनों कंडीशन में। ठीक है, विवाह के अवसर में भी, किसी रिश्तेदार से भी, और वसीयत के माध्यम से भी। वसीयत के माध्यम से, किसी रिश्तेदार से, या विवाह के अवसर पर भी, ये तीनों केस में जो है एग्जेम्प्टेड होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म हैज टोटल सेल 90 लाख, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका 90 लाख का टोटल सेल है, टोटल सेल है 90 लाख का। ये तो समझ में आ गया कि टोटल सेल है 90 लाख का, लेकिन प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल एज द सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा, प्रेजेंटिव इनकम के आधार पर बोल रहा है कि प्रेजेंटिव इनकम 44 AD में, सेक्शन 44 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 44 AD में जो प्रेजेंटिव इनकम है उसके आधार पर क्या मानेंगे। तो प्रेजेंटिव इनकम जो है वो माना जाता है, प्रेजेंटिव इनकम इसका माना जाता है 8%, 8% माना जाता है प्रेजेंटिव इनकम। तो 8% कितना आएगा, 8/100 और इंटू 90 लाख कितना आता है बाबू लोग, तो ये आ जाता है 20 से 20, 7,20,000, 7,20,000। प्रेजेंटिव इनकम जो है, प्रेजेंटिव इनकम कितना मानेंगे, 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 8% ऑफ द सेल। तो 8% ऑफ द सेल करते हैं तो लगभग 7,20,000 इनकम आता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में माना जाता है कि 8% सेल का रेवेन्यू जनरेट होगा। 7,20,000 यहाँ पे ऑप्शन है, किसी में नहीं है तो नील मार दीजिए।
इसमें क्या होगा, नील। 7,20,000 का टोटल आ रहा है जो प्रिजम्पटिव इनकम है, और वो हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मारेंगे, नील कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नील कर देंगे, ध्यान रखिएगा, नील कर देंगे। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 30 आ गया, 15 क्वेश्चन इनकम टैक्स का था। अब 30 नंबर से देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अच्छा ये भी इनकम ही टैक्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD में कौन सा डिडक्शन मिलता है, तो 35 AD में जो है वो डिडक्शन मिलता है वेयर हाउसिंग का, यानी ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस, इसका मिलता है। 35 AD में डिडक्शन मिलता है ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, खेती में यूज होने वाला, या तो धान गेहूं ये सब के लिए, अगर आपके पास कोई गोडाउन है, कोई वेयर हाउस है, और अगर कोई व्यक्ति वेयर हाउस चला रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए, तो वो अंडर सेक्शन 35 AD में एग्जेम्प्टेड होता है, वो अंडर सेक्शन 35 AD में डिडक्टेबल होता है। तो याद रखिएगा कौन सा पैसा डिडक्टेबल होगा, तो ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। कौन सा ऐसा बजट है जिसको बनाते समय हमको फिक्स और वेरिएबल दोनों को ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग दोनों वेरिएबल को ध्यान देते हैं, फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को। फिक्स फैक्टर क्या होता है, तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कॉस्ट या ऐसे वेरिएबल, मतलब ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के बढ़ने और प्रोडक्शन के घटने से अनचेंज रहते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होंगे जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट आ जाएगा। आगे लिखा है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज। प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड को, जबकि ओवरहेड फिक्स भी होता है। अगर प्राइम कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों ओवरहेड को जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन सिर्फ प्राइम कॉस्ट में आपको वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में दो ओवरहेड होते हैं, वेरिएबल और फिक्स, तो यहाँ अगर केवल वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ेंगे तो ये वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ देते हैं। कोस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड आज नोन एज। बोलता है जो लागत खर्च होने के बाद सुनिश्चित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऐसे खर्च जो कि हो चुके हैं, खर्चा हो चुका, उसके बाद हम लोग अगर कोई लागत को रिकॉर्ड करते हैं तो उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं। तो जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हिस्ट्री हो चुका है, यानी जो खर्चा हो गया, जैसे रेंट पेड कर दिए उसके बाद रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जो खर्चे हो चुके हैं उसके बाद अगर उसको हम रिकॉर्ड कर लिखने जाते हैं, ये कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाता है। इन जॉब पोस्टिंग टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड। बोलता है कि अगर जॉब पोस्टिंग के अंदर हमारे पास जितने मटेरियल आते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जॉब पोस्टिंग के अंदर हमारे पास जितने मटेरियल आते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा बिल, कौन सा पर्ची, कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी मटेरियल आता है उसके लिए मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जॉब पोस्टिंग के अंदर। जितना मटेरियल मेरे पास आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए मटेरियल इक्विजिशन फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सामग्री की मांग, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म को हम यूज करते हैं, भर के सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट इसमें कौन है, तो क्या कैश बजट लॉन्ग टर्म बजट है, तो नहीं है, कैश बजट नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट नहीं है। कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म बजट होता है। कैपिटल बजट जो है वो लॉन्ग टर्म बजट होता है, क्योंकि कैपिटल बजट में केवल कैपिटल एसेट्स वगैरह को लिखा जाता है, यानी संपत्तियों को लिखा जाता है, तो लॉन्ग टर्म बजट बोला जाता है। द अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज द बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाई विच ऑफ द बिलो असर्टेन। बताए अगर क्लोजिंग स्टॉक को, यहाँ लिखा है क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम कम वैल्यूएशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन होगा, क्लोजिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो इसका प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। तो खुद सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं तो इसको थोड़ा सा हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा देते हैं। ट्रेडिंग पीएल आप लोग पढ़े ही होंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट याद कीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इधर होता था पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर और रुपीज। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ जाता था सेल्स और यहाँ जाता था सीएस। सीएस का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ जाता था ओएस, ओपनिंग, ओपी कर देते ओपनिंग स्टॉक, या ओएस कर देते ओएस, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ जाता था परचेजेज, यहाँ जाता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से कम हो गया, इसका मतलब क्रेडिट साइड 1 लाख से कम हुआ। जब क्रेडिट साइड 1 लाख से कम होगा तो इसका मतलब 1 लाख यहाँ भी कम आएगा और फिर यहाँ आंसर भी तो कम होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से मेरा नेट प्रॉफिट घट जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से नेट प्रॉफिट रिड्यूस करता है, याद रखिएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि ओपनिंग स्टॉक से उल्टा हो जाता है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो गया तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर अंडर वैल्यूएशन हो जाता है स्टॉक का तो उसके चक्कर में क्या होगा, उसके चक्कर में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसके चक्कर में अगर अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं स्टॉक को तो हमारा प्रॉफिट उसके चक्कर में क्या होगा। तो यहाँ देखिए, प्रॉफिट इन द कॉस्ट अकाउंट आर रिड्यूस। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने स्टॉक का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन कर दिया। तो स्टॉक का वैल्यू अगर हम अंडर वैल्यू लगाएंगे तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा लगा देंगे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी नहीं भी प्रॉफिट है फिर भी आप खाता में हिसाब में दिखा सकते हैं अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के कारण, कि प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद सामने वाले को फुसलाने के लिए दिखा सकते हैं कि देखो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। और ये अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन से हम लोग कर सकते हैं, जब चाहें तो कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए 35 तक आ गया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, हेल्प करना फिक्सेशन इन सेलिंग रेशियो नहीं। प्रॉफिट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग मेन काम है कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजर्स को हेल्प करना, डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजर्स को हेल्प करना। तो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, हम लोग देखते हैं निर्णय लेने के लिए प्रबंध को अगर सहायता किया जा रहा है तो वो कहलाता है, उसके लिए तैयारी करते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास आ गया। आप लोग अगर इसको याद होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये किसका है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो बोल क्या रहा है कि डूरिंग द पीरियड टोटल 13,600 लेबर आवर काम किया है। एक हमारे लेबर आवर 13,600 है, ठीक है, टोटल लेबर आवर, ठीक है, टोटल लेबर आवर TLH 13,600। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, 8 रुपया। डायरेक्ट लेबर का खर्चा, डायरेक्ट लेबर कितना एडवर्स है, 8800 रुपये का एडवर्स है, 8800 का एडवर्स है। तो चलिए बनाइए। बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्ट लेबर इफिशियंसी वेरिएंस वाज 8800 एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा है। हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, तो स्टैंडर्ड आवर इक्वल टू क्या होगा, हमको मानक घंटा निकालना है कि कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने में, कितना स्टैंडर्ड आवर लगना चाहिए इस काम को पूरा करने में। तो स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, तो स्टैंडर्ड आवर हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास LCV, याद रखिएगा जो ये दिया है ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी, हमारे पास LCV है, LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास दिया हुआ है, उसी का फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू, इसका फॉर्मूला होगा SH, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, और इंटू आपके पास क्या दिया है, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर दोनों दिया हुआ है, और उसको इंटू करके उसको माइनस करके और इंटू कर देंगे SR स्टैंडर्ड रेट से, SR स्टैंडर्ड रेट से। तो ध्यान रखिएगा LCV दिया हुआ है मेरा 8800 बराबर SH स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया है, स्टैंडर्ड आवर भी दिया है, कितना 13,600, 13,600 स्टैंडर्ड आवर। मानक हमारा कितना है, स्टैंडर्ड आवर हमारा 13,600, याद रखिएगा 13,600, और एक्चुअल आवर कितना है, कितना काम हुआ है। अच्छा ये तो एक्चुअल है, ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल आवर है ये, तो स्टैंडर्ड आवर मेरा नहीं दिया है तो SH रख देते हैं, माइनस एक्चुअल आवर है 13,600 और इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है 8। तो बताइए जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1100 हो जाएगा। 8800 में 8 से भागा देंगे तो 1100 बराबर स्टैंडर्ड आवर माइनस 13,600। तो बताइए इसको इधर भेज दीजिए या तो इसको भेज दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं। तो बताइए ये प्लस में 1100 हो गया, इधर से आएगा प्लस हो जाएगा,
13,600 बराबर स्टैंडर्ड आवर। तो स्टैंडर्ड आवर बराबर क्या होगा बताइए, अब कैलकुलेट करके निकाल दीजिए कितना आता है। कैलकुलेट करके निकाल दीजिए कि कितना आता है। तो कितना आ रहा है देखिए, अब यहाँ हम लोग से एक मिस्टेक हुआ है, एडवर्स है ये, एडवर्स, एडवर्स का मतलब माइनस में, एडवर्स मतलब तो माइनस में, तो माइनस में ना है, तो माइनस में इधर आएगा 13,000, तो बताइए घट के कितना आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर बराबर 13,600 प्लस में, 1100 माइनस में आता है 12,500। स्टैंडर्ड आवर है 12,500 घंटा, स्टैंडर्ड आवर है 12,500 घंटा, देख लीजिए ठीक से। स्टैंडर्ड आवर है 12,500 घंटा, 12,500 घंटा स्टैंडर्ड आवर है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, सॉरी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल आवर होना चाहिए यहाँ पे, रेट नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ए एच होना चाहिए, एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर हमारा 13,600 है, स्टैंडर्ड आवर नहीं पता है, तो 13,600 माइनस कर दिए, इंटू हम लोग स्टैंडर्ड रेट कर दिए, ये गुना, चूंकि ये दोनों ब्रैकेट में है और एक गुना में, तो गुना को इधर भाग दिए, तो 8800 में 8 से भागा दिए तो 1100 चल गया, स्टैंडर्ड आवर सेम रहा, ये रहा, क्रॉस करके निकाल दिए। कहीं कोई दिक्कत है, आसानी से बन सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दिया 1 यूनिट जो है आउटपुट इज 10 kg एट द रेट ऑफ 8 पर kg, मतलब 10 kg का हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 10 kg का, ध्यान रखिएगा, और हमारा रेट क्या है 8 रुपया पर kg। द एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज 600, 600 हमारा एक्चुअल है, बताइए कैसे निकलेगा। तो आपको निकालने बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड रेट और इंटू ये क्या है एक्चुअल क्वांटिटी। तो बताइए स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 10 रुपया और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 600, तो उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6,000 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। 6,000 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, 1 लाख यूनिट बेच रहा है 12 रुपये के रेट से, तो टोटल सेल कितना हो गया। अगर 12 रुपये के रेट से 1 लाख पीस बेच रहे हैं तो 12 लाख रुपये का है। ठीक है, ये रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से बोल रहा है कि इसका फिक्स कॉस्ट है 2,80,000, तो एफ सी माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट है 2,80,000। ठीक है, कितना आ गया ये 9,20,000, यस सर नो। फिक्स कॉस्ट हमारा 2,80,000 माइनस कर दिया, और प्रॉफिट भी दिया 2 लाख है, तो माइनस कर दीजिए प्रॉफिट। इसका मतलब बाकी क्या बचा, लागत में दो ही चीज़ रहता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। इसका मतलब बाकी जो बचा वो क्या बचा, वेरिएबल कॉस्ट, बाकी क्या बचा वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत किसी को, याद रहेगा कि फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर दिए और प्रॉफिट माइनस कर दिए टोटल सेल में, तो बचेगा वेरिएबल कॉस्ट। और वही पूछ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है 7,20,000, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना निकलेगा 7,20,000, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, याद रखिएगा 7,20,000 क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के आपको लग रहा होगा कि दिमाग तो घुमा देगा, इतना आसान है नहीं। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत जगह पे गलत जगह पे मत फंसिएगा, कम फी में गलत जगह अगर आप उलझ जाते हो और सही से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत सारे टीचर ऑनलाइन यूट्यूब पे PYQ बताते भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग है, बच्चे को पढ़ाया अलग जा रहा है। तो आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो फ़ायदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने से आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में, चूँकि 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 41 नंबर से, ठीक है, बजट क्या। और यहाँ तक आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो को जरूर प्यार दीजिए, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए पावर बूस्टर है, हम लोगों को एनर्जी देता है, और मज़ा आता है जब आपका अच्छा कमेंट हमारे साथ आता है, तो हम लोगों को भी काम करने में मज़ा आता है। जल्द ही हम लोग पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, आप देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।